नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आप जानते हैं 2 दिन पहले हरदा में कितना बड़ा हादसा हुआ था। वहां फटाका फैक्ट्री में जो आग लगी थी, बाद में जो विस्फोट हुए, उन तमाम सारे चीज़ों को आपने वीडियो में देखा होगा। और अभी तक केवल 12 लोगों के मरने की बात आ रही है, लेकिन वहाँ चर्चाएं तरह तरह की हैं, अफवाहें भी हैं कि पूरे तलगर में जो लोग काम कर रहे थे, तलगर में ही शमशान बन गया और वे वहीं के वहीं जल गए और खप गए। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। विधानसभा में आपने देखा कि वहाँ के जो विधायक हैं R.K. दोगने जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि यदि मेरी गलती है, यदि मेरी मिली भगत है तो मैं फांसी पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या पूर्व मंत्री का इसमें यदि मिली भगत है तो फिर उन्हें भी फांसी पर लटकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ों के बीच में अब हरदा का माहौल क्या है? क्या वास्तव में जो मौतें बताई जा रही हैं उतनी ही मौतें हुई हैं? कौन सा विस्फोटक था जिसके वजह से इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना हुई है? हमने देखा कि वहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं 150 मीटर तक ऊपर तक उचकते देखा गया, ऐसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आज हमारे साथ हरदा के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं, R.K. दोगने जी हमारे साथ हैं और हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हरदा जरा सा शांत शहर, जिसे बहुत प्यारा शहर माना जाता है, आज जो हरदा की स्थिति है उसके लिए वाकई में कौन दोषी है? कितने लोग वास्तव में मरे हैं? क्या वाकई और कैजुअलिटी हुई होंगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है दोगने जी। दोगने जी, बहुत ही मार्मिक घटना है। निश्चित तौर पर रोंगटे, मतलब कल्पना करके और वीडियो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह और कितनी घोर लापरवाही इसमें है कि शासन प्रशासन को पता नहीं है। घर घर बारूद बांटा जा रहा है, बारूद रखा हुआ है। 100 घर प्रभावित हुए हैं, लोग उजड़ गए, बर्बाद हो गए। तो एक अच्छे शहर में ये जो एक मातम का शहर है, आज शमशान जैसा बन गया हरदा। तो आप किसे दोषी मानते हैं इसके लिए? देखिए जैन साहब, मेरा हरदा शहर जो है एक बहुत भावुक और बहुत संपन्न शहर है और वहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। पर जिस तरह का माहौल अभी देख रहे हैं कुछ दिनों से, तो बहुत ख़राब माहौल हो गया। आपने देखा बीच में ड्रग्स का भी आ गया था, जुआ सट्टे भी खूब चल रहे थे और अब ये घटना हुई हमारे यहाँ। बहुत बड़ी घटना, दर्दनाक घटना, हृदय विदारक घटना है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और दुखी होकर हम लोगों के बीच में हमने देखा, आपने कि वहाँ की हालत देखेंगे। हम लोग तो स्पॉट पे थे, स्पॉट पे हमने देखा तो देखने लायक नहीं थे, ऐसी हालत थी। मतलब लाशें ऊपर से उछली, लाशें पड़ी हैं रास्ते रास्ते, लोग भाग रहे हैं। बोले पीछे से पत्थर आया, ये पूरा सिर का पूरा खुल गया, पूरा निकल गया। कहीं पेट में लगा तो पेट से पूरा मलबा निकल गया। इस तरह की लाशें मिली, क्योंकि वो पत्थर जो निकले हैं वो गोली के टाइप के निकले हैं। और वहाँ जो उपयोग किया जा रहा था, हमें शंका जा रही है TNT एक आता है केमिकल, जो मिलिट्री में उपयोग किया जाता है। मिलिट्री में अपने जो सेना के बम बनते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, आर्मी के बमों में उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर TNT का उपयोग क्या हो रहा है? वो फटाखों में डालते हैं? बिल्कुल, वो सुतली बम में डालते थे उसके, इसलिए स्पेशल फटाखे, और सबसे ज़्यादा बिकते थे इसी के। भारत में बिकते थे सबसे ज़्यादा, ये हालत थी उसकी। हाँ हाँ हाँ, वो अपने ये यहाँ बनते थे ना, शिवा काशी में पटाखे जो बनते थे वो यहाँ से जाते थे। ये यहाँ से वो लोग वहाँ उनके लेबल लगाते थे, बाकी पूरा पैकिंग करके ये यहाँ से भिजवाता था। तो पूरी सप्लाई थी पूरे भारत में और खूब बिकते थे। और अभी वहाँ की संख्या आएगी 36 लाख करीब तो अंदर थे बने हुए, और बाकी केमिकल पड़ा था। एक कुआं बता रहे हैं कि अंदर कुआं टाइप का है, उसमें केमिकल रखते थे। हाल है नीचे बेसमेंट में, वहाँ रखते थे केमिकल। तो ये केमिकल रख के और पाउडर मिला के और बनाते थे। तो वो केमिकल का विस्फोट ज़मीन में नीचे बेसमेंट से विस्फोट हुआ ऐसा लगता, इसलिए पूरी धरती धर्रा गई थी। और धरती थराने के बाद पूरे हरदा के आसपास 5-7 किलोमीटर में के एरिए में तो ये हालत हो गई थी कि खिड़कियाँ फूट गई, सब लोगों के घर की अलमारियाँ गिर गई, कहीं कुछ हुआ। इस तरह का खूब धमाका हुआ उस समय। आपके हरदा को तो मुझे पुनर्वास की लगता है कि पुनर्वास की जरूरत है, क्योंकि 100 तो घर जल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आसपास जो थे बेचारे, वो लोग तो पूरे घर जल गए, पूरे बर्बाद हो गए, घर जल गए, आदमी मर गए। अभी बताएं कि कल एक लाश मिली है, घर में वहीं मिली हो, उनके घर में चेकिंग की तो घर में लाश मिली। बाकी जो घर वाले बेचारे भाग गए हैं, वो डर के मारे वहाँ तक देखने तक नहीं आ रहे, इतने दहशत में। लेकिन इसके लिए दोषी किसे मानते हैं दोगने जी? कोई तो दोषी होगा। शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, नेता नगरी दोषी है, नेता लोग दोषी हैं। कौन है इसके लिए दोषी? देखिए जैन साहब, इसमें दोषी सबसे पहले तो अधिकारी वर्ग है, जिन्होंने नेताओं के दबाव में काम किया। और इसमें निश्चित बगैर दबाव के कोई काम नहीं होता। सरकार में जो रहे हों उनका संरक्षण बिल्कुल है इसमें, क्योंकि संरक्षण, बगैर संरक्षण के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। जो काम हुआ संरक्षण से काम हुआ, और संरक्षण कौन दे सकता है? वहाँ का जो विधायक मंत्री रहा हो वो दे सकता है। कमल पटेल विधायक मंत्री रहे वहाँ,
इनके संरक्षण से वो चीज़ें चल रही थी, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। और दूसरा ये है कि वहाँ आप देखो कि वो आदमी के ऊपर 3 बार तो ऐसी केस हो चुके हैं। एक केस में इसको सज़ा हो चुकी है, 304 के केस में 10 साल की सज़ा हो गई, हाई कोर्ट से बेल पर ये है। इसके बाद भी फिर कर रहा है, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसको कि लोग ये इतना मतलब बारूद के ढेर पे हरदा को बिठा के रखा। अगर कभी आपके पास कोई प्रमाण है? आपने कमल पटेल जी का नाम लिया है, बगैर प्रमाण के नाम लिया है, क्योंकि इसके पहले भी आपने एक बार कमल पटेल पे आरोप लगाया तो उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर करा दी थाने में। वो पुलिस जांच करती हुई मेरे पास भी आई थी, क्योंकि आपने मेरे चैनल पे इंटरव्यू दिया, मेरे को भी उन्होंने बयान लेके गए हैं। तो कमल पटेल की मिली भगत की बात आप कह रहे हैं, कोई आपके पास सबूत है क्या? देखिए, कमल पटेल ने एक फ़ोटो निकाल के मेरे ऊपर भी आरोप लगाया है। आपको मालूम होगा, एक फ़ोटो मेरे जुलूस में, चुनाव जीतने के बाद जुलूस में कहीं किसी ने भीड़ में माला पहनाई है और उसकी फ़ोटो निकाल ली थी। होता ही है, वो कोई भी फ़ोटो ले लेता, फ़ोटो लेता तो फ़ोटो ली, वो फ़ोटो निकाल के मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसने। इसलिए मैं भी आरोप लगा रहा हूँ, तो मुझे राजनीति नहीं करना थी इसमें, ये संवेदना का विषय था। और मैंने कभी बात ही नहीं की किसी की भी कि ठीक है, सबसे पहले तो हम इनको सेटल करें, लोग परेशान, इनकी व्यवस्था करें। वो चीज़ें कर रहे थे, पर उन्होंने तत्काल मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, तो फिर मैंने भी आरोप लगाया। भाई, ये सत्ताधारी दल के लोग ही संरक्षण दे सकते हैं, कहीं भी ये तो प्रकृति का नियम है। आपने साथ बीच में एक मांग की है कि कमल पटेल, संभाग आयुक्त और जो आरोपी हैं जिनकी फैक्ट्री है, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, ऐसी बात मैंने सुना था कि आपने आरोप लगाया। जी, मैंने आरोप ये लगाया है कि मेरा मतलब ये भी कहना है, आरोप मैंने लगाया क्योंकि इन्होंने जैसे आरोप लगाया, मैंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि मैंने ये मिले हो कि सत्ताधारी दल के ये लोग हैं, और इसके अलावा इनके कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर जो माल सिंह कमिश्नर है उनके निकाल लें, कलेक्टर के निकाल लें, इनके निकाल लें और वो अग्रवाल के निकाल लें, 5 साल की कॉल डिटेल निकाल लें, निश्चित दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर और नहीं तो मेरे निकाल लें, मैंने बात की हो किसी से संबंध में तो मेरे निकाल लें, तो सबूत मिल जाएगा। ये अगर तैयार हो तो निकालना चाहिए, और निकालो। मैंने तो विधानसभा में बोला है कि अगर कभी मैं दोषी पाया जाता तो मुझे फांसी की सज़ा दी जाए, और नहीं तो आपका पार्टी का नेता अगर पाया जाता है तो आपको फांसी की सज़ा उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये विधानसभा में बोला, क्योंकि जब मैं गलत हूँ तो मैं अगर इतना बड़ा मैं खुद दुखी हूँ और इतना बड़ा कांड हो जाता तो फिर जीने का मतलब ही नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। तो मैं दुखी भी बहुत रहा हूँ, इसलिए पहले भी। तो ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। वहाँ का स्थिति आप देखोगे ना तो आपको भावुक हो जाओ, वहाँ लगता है, और कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, कैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। इसके बाद ये आदमी आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो दुखी होना चाहिए आदमी को। इसको तो संवेदना व्यक्त करना चाहिए, इसको आना चाहिए सरकार में, सरकार से अनुदान दिलाना चाहिए। 60 घर टूट गए, 60 घरों को उनको बनवाए, उन गरीबों की व्यवस्था करे। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो तो बहुत दर्दनाक बात है। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, ये बात है, स्थिति है। निश्चित तौर पे ये बहुत भावुक है, और ये क्षण भी ऐसा है क्योंकि आपको बड़ी उम्मीदों से लोगों ने चुना है, और इतना बड़ा हादसा हो जाना आपके लिए व्यक्तिगत क्षति है। बिल्कुल व्यक्तिगत क्षति है, और उस मान को ही मैं चल रहा हूँ। इसके बाद इन पे बिल्कुल है कि इनकी कॉल डिटेल निकलना चाहिए, कमल पटेल की, माल सिंह की, कलेक्टर की, एसपी की। आप बताइए, एसपी का थाना वही पास में था, कैसे चल रही थी फैक्ट्री पास में? कलेक्टर का 1.5 किलोमीटर का तो कुल एरिया है वहाँ पे, अगर देखा जाएगा तो 1.5-2 किलोमीटर में तो पूरा हरदा है। आके देख सकते थे, वहाँ से वो मगरदा रोड है, जाते हैं, देख सकते थे, उसकी जांच कर सकते थे। पर ये जांच नहीं करी, इन दोषी ये भी है पूरे के पूरे। तो इन पे एफआईआर होना चाहिए। मैंने तो मांग की है कि एफआईआर होना चाहिए, सब अधिकारियों पे भी एफआईआर होना चाहिए, 304 का मुकदमा इन पे भी होना चाहिए। इसके साथ में इनको भी, कमल पटेल की निकलता है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन विधायक जी, अभी तक सरकार ये मान रही है कि वहाँ 12 लोग मरे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोकल स्थानीय रहने वाले हैं, आपका क्या अनुमान है और आपकी क्या सूचना है? मेरी सूचना के हिसाब से मैंने जो पेशेंटों से बात की, जो लोग वहाँ से आए, इंजर्ड होकर आए हैं, अस्पताल में थे, जो वहाँ स्पॉट पे थे, अंदर थे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने स्पष्ट बोला है कि साहब हम 600-700 लोग थे वहाँ, और हमेशा रहते हैं, 600-700 लोग थे। उसके बाद हम वहाँ से जो भागे हैं, जो पहला विस्फोट हुआ उसमें से हम कुछ लोग भाग लिए थे और कुछ लोग रह गए थे, और बेसमेंट भी है इसमें नीचे। जब विस्फोट हुआ तो सब निकल नहीं पाए। और उसके बाद दूसरा कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ अस्पताल में सिर्फ 250 लोगों का एंट्री है, 224 लोग करीब अस्पताल में आए। तो जब बाकी लोग कहाँ गए? 600-700 लोगों में से ये भी तो घायल हुए। इतनी स्पीड से वो भाग सकते, दूसरे ये भी भाग सकते थे। तो जितने भागे 100-200 और निकल गए, दूसरे भाग गए होंगे, बाकी बचे हुए 100-150 कहाँ गए हैं? तो वो जानकारी निकालना चाहिए शासन को हमारा। और दूसरी शंका इसलिए जाती है कि वो बिल्डिंग का पोकलेन लगा दी तत्काल, तो तत्काल उसको वहीं पलटी कर दी।
आपको निकालना चाहिए उसको क्लियर, पोकलोन की बजाय उसको साफ सुथरे थोड़ा ढंग से निकालते और खोलते, और कोई लाश निकलती नहीं निकलती क्या है वो चीज़ें हो, तो प्रशासन भी दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शंका जा रही है कि उसमें 100-200 लोग 100-150 लोग हो सकते हैं। क्या जिस तरह के मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ लोकल प्रशासन को सूचना दी जाती है, ये मजदूर थे कहाँ के? ये हरदा के तो थे नहीं थे, आसपास के इलाके के रहे होंगे, आपको कुछ जानकारी है? ये अधिकांश मजदूर कहाँ के हैं? तो उन गाँव में या उन क्षेत्रों में जाके पता लगाया जा सकता है कि मजदूर लापता कितने मजदूर कितने हैं, उससे अंदाज लगेगा कि वास्तव में कैजुअलिटी कितनी है। हमने मांग की थी, हमने बात भी की थी, अधिकारियों से बात की थी कि फाइल निकालो, इसका रजिस्टर निकालो, बताओ आपके श्रम विभाग का कब चेक करने गया था, श्रम विभाग के पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन काम कर रहा है, तो ये निकालिए, पर कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। अधिकारी भी दबा रहे हैं ये सब चीज़ों को, तो इसलिए शंका बढ़ती जा रही है। ये बताएं क्लियर बता दें, श्रम विभाग का भी जांच करने का, साप्ताहिक जांच करने का, महीने में जांच करने का कुछ तो होगा। महीने भर पहले कितने लोग थे, हो सकता है चेंज होते हैं, पर चेंज कितने होंगे? 150 चेंज होंगे 600 में से, बाकी तो नाम होंगे ना, तो वो डिटेल पूरी निकालना चाहिए। कौन कौन है, क्या क्या रिकॉर्ड इनके पास है, वो देखना चाहिए, तो पता लग जाएगा। अब ये वहाँ का रिकॉर्ड जल गया उसके नाम से चल रहा है, पर आपके पास क्या रिकॉर्ड है, शासन के पास क्या रिकॉर्ड है, श्रम विभाग के पास क्या रिकॉर्ड है? उसका घर चेक करें, घर में रिकॉर्ड होगा कुछ, तो उसके सीए के पास होगा। ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हैं प्रशासन, इसलिए और ज़्यादा शंका जाती है कि वो लोग नीचे होंगे। और दूसरा, आदमी इसलिए नहीं आ रहे, 3 मिसिंग आए अभी हरदा से, 3 लोग बोल रहे हैं कि हमारे लोग नहीं मिल रहे, बाकी लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और इसके अलावा मिसिंग इसलिए हो सकते हैं कि झाबुआ के, धार के, आपके खंडवा के, खरगोन के, बैतूल के आदिवासी लोग भी थे, बिहार के लोग भी बता रहे हैं कुछ लोग कि बिहार के भी थे। तो ये लोग अब जब तक इन लोगों को सूचना जाएगी, वो आएंगे या ढूंढते आएंगे या पता लगेगा, तभी पता लग पाएगा, नहीं तो जिनका जो जानकारी नहीं मिल पाएगी तो क्या करोगे आप? दूबी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है और दावा किया है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। मतलब हरदा कांड को लेके उन्होंने जो बयान दिया, उनका पहला बयान यही आया है कि लोग याद करेंगे। और उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद एसपी कलेक्टर को हटा दिया और एक अधिकारी को सस्पेंड किया है, जो शायद उसकी इंस्पेक्शन से लेके था, जांच के लिए उसी पर जिम्मा था। आप इसे उचित मानते हैं जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है एसपी कलेक्टर को हटाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं की है। हम लोगों को उम्मीद थी कि मोहन यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, और बीच में उन्होंने अधिकारियों को जैसे चेंज किया, किसी को एसडीएम किसान से लड़ गया तो उसको चेंज किया, उससे लग रहा था कि बड़ी कार्रवाई करेंगे, पर उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। उनको एसपी कलेक्टर को तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था, और सस्पेंड करके जांच करना चाहिए था, और उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था, क्योंकि उनके बगैर मिली भगत नहीं हो सकती। जिस संभाग आयुक्त माल सिंह भेड़िया ने इस स्टे को हटाया और एक तरह से फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी है, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए था। क्यों दिया भाई? जब जो आदमी जिसका पहले से भी केस चल रहा, कलेक्टर बंद करने का बोल रहा, एडीएम बंद करने का बोल रहा, और आपने स्टे दे दिया उनको, क्यों दे दिया? क्या कारण था? वो स्पष्ट करे कि कारण क्या, क्यों दिया, किसके दबाव में दिया, कौन ने फ़ोन लगाया आपको, कौन ने दबाव बनाया, ये बताना चाहिए। तो वो चीज़ें भी क्लियर नहीं हो रही, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है, सब गोलमाल चल रहा है अभी तो, इसलिए ज़्यादा शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। एक आखिरी सवाल है, हरदा जैसा शहर, जैसा आपने कहा बड़ा प्यारा शहर, मैं खुद हरदा के लोगों को बड़ा देखता हूँ, अलग तरह का स्वभाव रहता है, बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, तो ये हरदा पर इतना बड़ा कलंक लग गया। और हरदा के इसके अलावा आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ ड्रग्स, वहाँ पर जुआ सट्टा, वहाँ तमाम सारी अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं लंबे समय से। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अब आपको आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है हरदा को लेकर। आप क्या करोगे? अगला आपका जो 5 साल का टर्नओवर है, आप किस तरह इस हरदा शहर को इस संकट से उभारने में करोगे? क्या आपका पूरा रोड मैप क्या है आपका? देखिए, ये चीज़ें मैंने उठाई, जैसे विधायक बना 15 दिन मैंने अल्टीमेटम दिया एसपी कलेक्टर को, जुआ बंद होना चाहिए, नहीं हुआ, सट्टा बंद होना चाहिए, नहीं हुआ, खूब चालू हो गया और बढ़ गया, तो या किसी के संरक्षण था, उन्होंने और बढ़वा दिया कि ये आ गया तो और बढ़ा दो, बदनाम करो, कुछ नाम आने लग गया। 15 दिन बाद में बैठा गांधी जी के सामने, गांधी जी की मूर्ति पर हमने धरना दिया, हमने कहा ये गांधी जी इनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह की गतिविधि नहीं हो, एक धरना दिया। उस दिन से जुआ बंद हो गया। जुआ वाले को फिर बाद में पकड़ने के बाद उसको जिला बदल कर दिया। अशोक का क्या नाम है? हाँ, अशोक कामड़िया, उसको जिला बदल भी कर दिया। गुलाम चलाता था, गुलाम चल रहा था। उसको संरक्षण किसका? संरक्षण कमल पटेल का संरक्षण था, उनके खास कार्यकर्ता थे वो, और वो जिला बदल भी हुआ। अभी यही सरकार ने जिला अभी किया है, तो जिला बदल क्यों किया भैया? आपके विधायक बनने पे किया ना, इसके पहले तो नहीं किया। उसके पहले नहीं किया। तो वो हमने गांधी जी के पास बैठे, उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें की। तो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं हम, लड़ाई लड़ रहे थे।
जुआ सट्टे के लिए लड़ रहे थे, पर अभी जुआ जुआ मतलब सट्टा बंद नहीं हुआ था। जुआ तो बंद हो गया था, सट्टा चल रहा था, छुटपुट चल रहा था, धीरे धीरे मतलब कम हो गया था बैठने के बाद। उसके बाद पुलिस चेकिंग। अब बताओ, पुलिस में एक मजदूर आदमी बेचारा 400 रुपये 500 रुपये कमा के लाता है और उसका 300 रुपये का चालान बना दिया जा रहा है, और हाई कोर्ट और पता नहीं कहाँ के नियम बता के और गाड़ी चेकिंग के नाम पे अब हर चीज़ कंप्लीट नहीं मिलती है। यहाँ भी यहाँ आप नई गाड़ी शोरूम से निकालो और वो उसमें कभी निकल जाएगी, तो वो चीज़ें निकाल के उस मजदूर से पैसे वसूली हो रही थी, उसके लिए भी हमने लगाया, तो उसको भी चेकिंग तो कम हुई पर अभी भी चल रही। जब ये चेकिंग कर सकते हो और इतनी बड़ी फैक्ट्री पे विस्फोट हो रहा है, एसपी उसमें नहीं चेकिंग करेगा क्या? एसपी की जवाबदारी ये नहीं थी क्या है? ये चेकिंग बेचारे गरीबों से वसूली कर रहे हो, तो ये फैक्ट्री वालों को क्यों नहीं रोक पा रहे हो आप? तो इसमें एसपी और कलेक्टर तो बड़े मिले जुले थी और निश्चित कुछ न कुछ इनका था, तभी चल रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो आज मेरे स्टूडियो में आंसू आए हैं ये बेकार नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे ये आप उन लोगों के दर्द जो आपके आंखों से बहा है, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि उन लोगों की पीड़ा को आप कम करने की कोशिश करेंगे और हरदा पर लगे हुए इस कलंकों को आप अपने जीवन काल में, अपने विधायक कार्यकाल में मिटाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना ये जो विधायक जी बीच में कितने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा कहीं ना कहीं आंसू के रूप में बाहर निकली है। वाकई हरदा आज दुखी है, हरदा मातम में है। हरदा जैसा प्यारा शहर जिसे हम लोग सब बड़े सम्मान से देखते हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर हरदा वासियों के लिए कलंक है। लेकिन अकेले विधायक की बस की बात नहीं है, पूरे हरदा शहर को उठना पड़ेगा। जो गलत काम को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं है, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन शहर को बचाना है, हरदा को बचाना है, तो अब जनता को आगे आना होगा, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।